क्योंकि 12th के सिलेबस के साथ साथ बच्चा अपीयरिंग 2 बार बैठ सकता है एनडीए। महिला होने के नाते मैं हमारी बेटियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अवनी चतुर्वेदी जो रीवा से बिलोंग करती हैं, वो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। जिन्होंने हम लड़कियों का, महिलाओं का गौरव बढ़ाया है, भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो हर जगह पे। तो मुझे ये कहना है कि सिर्फ एक अवनी चतुर्वेदी क्यों, मैं ये चाहूँगी कि हमारी लड़कियाँ आगे आएँ। प्लीज़ गर्ल, आप लोग आगे आएँ और डिफेंस में को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में हम सबकी मदद करें, इंडिया को रिप्रेजेंट करें। और छोटे कस्बे, बड़े शहरों से आइए, अपना अपना योगदान दीजिए। और गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, उसमें सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी भी सपोर्ट कर रहा है आप सबों को। तो प्लीज़ गर्ल्स, कम फॉरवर्ड एंड अचीव योर ड्रीम्स। जय हिंद। मैं आरसी श्रीवास्तव, एक्स टेस्ट एंड आर्म्ड ऑफिसर ऑफ CBIC, आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरा वार्ड मिस्टर रघुवंश, लीन एंड थिन यंग चैप था, एंड आई हैंडेड ओवर हिम टू सोल्जर डिफेंस एकेडमी टू मिस्टर BM Bharadwaj and Mr. Om Mishra, and with the best faculties of this academy, they inculcated best intellectual property, best physical properties, and a glow, a personality of an armed officers in him. Within a short period, he was selected in Navy, and after some months he resigned Navy, he joined Air Force, and successfully he is leading his career. जय हिंद। मैं सुबेदार मेजर जीवी यादव, जो कि सेना में 32 साल सर्विस किया है, और जो महसूस किया हूँ कि सेना में जवानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मानसिक और शारीरिक रूप से परिपूर्ण होना, जो कि इस संस्था में मानसिक और शारीरिक रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। नमस्कार, आरजे टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं रुद्र प्रताप सिंह आज मौजूद हूँ प्रयागराज जंक्शन पे। ये वही स्टेशन है जहाँ से तमाम लोग, तमाम नेता आज संसद तक की दूरी तय कर चुके हैं। महज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैं बात करूँ तो लगभग 7 प्रधानमंत्री का यहाँ से जुड़ाव रहा है। और इसी तरह यहाँ के बच्चे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चे, जो कि आज प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत भी है और उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन महज कुछ वर्षों से देखने को मिल रहा है कि मेडिकल में, IIT में और उसके साथ साथ डिफेंस के क्षेत्र में बहुत से बच्चे अपना करियर बनाने के लिए इसी इलाहाबाद जंक्शन से आते हैं। तो आज हम इस चीज़ पे विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी कोचिंग संस्थाएं इनको सपोर्ट करती है, युवाओं को आगे बढ़ाने में प्रेरित करती है, और किस तरह से आज वो उनको प्रेरणा दे रही है। तो चलिए आइए और चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आज इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, मैं पहुंच गया हूं प्रयागराज के जॉर्ज टाउन में, और मैं आपको आज एक ऐसे व्यक्ति से अवगत कराना चाहता हूं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ युवाओं के नाम कर दिया, और आज वो सोल्जर डिफेंस एकेडमी के संस्थापक भी हैं। और उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन फिर भी कभी हार नहीं मानी। तो सबसे पहले मैं बालमुकुंद सर को अपने टॉक शो में बहुत बहुत आमंत्रित करता हूं। स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने टॉक शो में। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी आपका भी रुद्र जी स्वागत करती है।
तो सर, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि किसी भी कारवां को चलाने के लिए, एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो ये आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? हाँ, चुनौतीपूर्ण तो रहा ही, लेकिन इस बात पे मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। बस मजरूह सुल्तानपुरी साहब का एक नज्म शायरी कहें, उन्हें याद आ गया। जी बिल्कुल इरशाद। अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। क्या बात है, क्या बात है सर। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव तो रहे ही, कि बचपन से एक डिफेंस मुझे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट तो करता ही करता था, क्योंकि सैनिक स्कूल से जुड़ाव रहा है मेरा। सैनिक स्कूल में बचपन से जवान हुआ मैं, और शुरुआत से ही फौजी ही बनते देखा। खुद नहीं बन पाया, कहीं ना कहीं रिटेन मेरा भी निकला, लेकिन एसएसबी में डिफेंस में कुछ आप कह नहीं सकते हो कि क्यों आपको रिजेक्ट किया गया। सही। रिटेन आपके हाथ में होता है, एसएसबी आपके हाथ में नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं एक लगा कि नहीं, खुद नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, एक अगर मैं वहां जाता तो अकेला फौजी बनता। अब ढेर सारे फौजी मुझे तैयार करने हैं, लेकिन फिर मेरा फील्ड थोड़ा सा चेंज हुआ, मैं आईआईटी की तरफ मुड़ गया। तो आईआईटी में एक सफल कैरियर को छोड़ करके फिर कहीं कहीं जो कीड़ा था डिफेंस वाला, वो मुझे मजबूर किया वापस डिफेंस के फील्ड में आने के लिए। और आज उसी की देन है कि काफी सफल काफी बच्चे निकले सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी से। आज भी ये सिलसिला चल रहा है, और उम्मीद करते हैं मरते दम तक मैं देश की सेवा इसी से करता रहूंगा। मैंने काफी नाम सुना आपका, लोग कहते हैं कि मैथ के, गणित के भगवान कहे जाते हैं आप यहाँ पे, तो इसके बारे में क्या आपके विचार है? नहीं, ये तो बहुत बड़ा शब्द आपने कह दिया। गणित का कोई भगवान नहीं हो सकता है, गणित का कोई फादर नहीं आता है, ठीक। गणित का दास आप मुझे कह सकते हैं, गणित का दास ही होता है। मैं इतने दिन से लगभग पढ़ा रहा हूँ, तो आज भी मैं अपने आप को विद्यार्थी ही मानता हूँ, और जब तक विद्यार्थी हूँ तभी तक मैं कुछ सीख पा रहा हूँ और बच्चों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गणित का भगवान शब्द तो बहुत गलत शब्द है मेरे लिए, खास करके गणित का दास कहिए तो ज्यादा बेहतर। बच्चों ने ये दर्जा आपको दिया है? नहीं, बच्चों ने दिया है तो भगवान क्या, नहीं, ये गलत होगा मेरे, मैं अपने इसलिए गलत शब्द ही मानता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, ये आपका बड़प्पन है। तो सर, इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपके समय में, उस पीढ़ी में जो शिक्षा का स्तर था वो काफी गिरा हुआ था, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि बहुत दिक्कतें होती थी, बच्चों को वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती थी, और वो बच्चे चाहते हुए भी वहां तक नहीं पहुंच पाते थे। तो उसमें क्या आप अंतर देखते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं कह सकते हैं कि हमारी पीढ़ी और आपकी पीढ़ी में कहूँ तो ज्यादा सही है जी। मैं भी समझता हूँ कि आप भी इसी पीढ़ी को से बिलोंग कर रहे हैं जी। तो दोनों पीढ़ियों में अंतर ये था कि उस समय की पढ़ाई जो थी थियोरेटिकल ज्यादा होती थी, आज के समय की पढ़ाई प्रैक्टिकल ज्यादा हो गई है। आज टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि आप घर बैठे दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ सकते थे। उस समय हम लोग में ये सुविधा नहीं थी, लेकिन उसका एक फायदा ये भी होता था कि जो भी टेक्स्ट बुक हमारे पास होते थे उस पर कॉन्सेंट्रेशन लेवल उसी समय करना होता, तो उसको 4 बार 5 बार 10 बार कर करके हम लोग सीख जाते थे। आज की डेट में कि एक चीज नहीं समझ में आता है तो दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह तीसरी जगह चले जाते हैं, तो खुद अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना बच्चे थोड़े कम कर दिए हैं। तो ये दोनों में अंतर है। बाकी मेहनत उस समय भी करनी होती थी, आज की डेट में मेहनत और ज्यादा करनी होती है, क्योंकि आज कंपटीशन टफ हो गया है। हम लोग के समय में उतना कंपटीशन नहीं होता था। तो जैसे आप यहाँ पे जितने बच्चे हैं उनको एक सैन्य सेवा में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लोग चाहते हैं कि एक क्रांतिकारी भगत सिंह पैदा हो, लेकिन वो उनके घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। नहीं रुद्र जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आप भगत सिंह की बात कर रहे हैं तो वो हमारा गुलामी का समय था, भारत उस समय गुलाम था। हमें यहाँ किसी को भगाना नहीं है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, भगत सिंह पड़ोस के घर में पैदा हूँ, लेकिन हर कोई चाहता है अब्दुल कलाम साहब हमारे घर में पैदा हूँ जी। तो आज की डेट में भगत सिंह की जरूरत नहीं है, आज की डेट में हमें अब्दुल कलाम साहब की जरूरत है, और वो हर कोई अपने घर में चाहता है जी। बिल्कुल। तो सर, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि अभी जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और बच्चों के पास काफी संसाधन है, अगर उन बच्चों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या वो आगे बढ़ सकते हैं? किस तरह से उस चीज को वो फेस करें? थोड़ा सा आप इस पे प्रकाश डालें।
मैं क्वेश्चन को आपसे फिर से सुनना चाह रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आज बढ़ रही है जी, संसाधन बढ़ रहे हैं, जी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या वो बच्चे विदाउट संसाधन, बिना टेक्नोलॉजी के फिर भी आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ सकते हैं। और खास करके सैन्य क्षेत्र में फौजियों की बात कहें तो उन्हें तो संसाधन कभी नहीं मिलेगा। आगे जब उन्हें जॉब लग जाएगी, उस फील्ड में जाएंगे, तब भी उन्हें संसाधन नहीं मिलना होता है। तो संसाधन बनाना ही तो उनका काम है। और संसाधन अगर एग्जाम के पहले की बात करें तो एक तो आज की डेट में इतनी एडवांस चीजें आ गई हैं कि संसाधन आज गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच चुका है। तो घर बैठे वो जहां चाहें वहां से, जिस टीचर से चाहें उस टीचर से पढ़ सकते हैं। इसमें सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी के भी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होते हैं, यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं जिसके लिए कोई चार्ज उन्हें नहीं किया जाता है। तो घर बैठे ही हमसे पढ़ सकते हैं। और आज की डेट में जैसा जान रहे हैं कि मोबाइल आज सबके पास है, किसी भी स्तर का बच्चा हो मोबाइल अवेलेबल है तो कर सकता है। उसके बाद भी अगर उन्हें समस्या है तो सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी उसके लिए एक एग्जाम भी कंडक्ट कराती है। जिनके पास संसाधन नहीं है, फ्री में सारी सेवाएं मुहैया कराती है, उसके लिए एग्जाम लेती है। बच्चे स्कॉलरशिप लेकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, उन्हें बुक्स वगैरह भी सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन उसके लिए उन्हें आगे बढ़ना होगा, हमारे तक पहुंचना होगा। तो मैं आपके माध्यम से ही बच्चों को इन्वाइट करता हूं, जिन्हें अगर संसाधनों की कमी है तो बिल्कुल मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जहां तक होगा सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी की पूरी टीम उन्हें संसाधन मुहैया कराएगी। इसी से मेरे को एक वाक्य भी याद आ रहा है कि आपने काफी बच्चों को फ्री सेवाएं भी दी हैं और कुछ पेरेंट्स से मेरी मुलाकात भी हुई। तो आप थोड़ा सा ये बताइएगा किस तरह से वो आपके पास आते हैं और क्या चीजें बताते हैं कि आपको बहुत ज्यादा मतलब आप इमोशनल हो जाते हैं और फिर आप उनको शिक्षाएं शुरू से देने लगते हैं? देखिए, जहां तक मैं अगर अपनी बात कहूं तो सैन्य क्षेत्र में जितने बहुत बड़े बिजनेसमैन हो या जो भी हो, मतलब मिडिल क्लास के फैमिली या लोअर मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चे ही ज्यादा आते हैं। मेरे पिताजी भी किसान ही हैं, तो मैं उन मजबूरियों को समझ पा रहा होता हूँ कि कहाँ प्रॉब्लम इन्हें आ रही है। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम अपनी बताते हैं, पढ़ने में थोड़ा सा भी इच्छुक हैं, लगता है कि नहीं इसकी वजह से इनकी पढ़ाई रुक सकती है, तो मेरे तरफ से पूरा सहयोग रहता है, उन्हें कोई कमी आने नहीं दी जाती है। तो सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी हमेशा उसके लिए तैयार रहता है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आपने आईआईटी के बच्चों को भी पढ़ाया और उसके साथ साथ डिफेंस के बच्चों को भी पढ़ाया, तो दोनों के बीच में आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, आईआईटी के लिए आईक्यू लेवल ज्यादा चाहिए होता है। आईआईटी मतलब इंडिया का टॉप ब्रेन, उसके लिए पढ़ाई सबसे ज्यादा, पढ़ाई केवल पढ़ाई उन्हें करना होता। सब्जेक्ट का डेप्थ चाहिए होता है उन्हें, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर मैथ्स हो। देश सेवा तो दोनों करते हैं, बस फर्क ये है ये डायरेक्ट देश सेवा करते हैं डिफेंस वाले बच्चे, वो इनडायरेक्ट वे में टेक्नोलॉजी मुहैया डिफेंस वालों को भी कहीं ना कहीं आईआईटीएन ही कराते हैं। और तो आईआईटी के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती पढ़ाई के लिए। यहाँ पर क्या है, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी चाहिए होता है, लीडरशिप क्वालिटी चाहिए होता है। मतलब मेंटल टफनेस के साथ साथ फिजिकल टफनेस भी डिफेंस के बच्चों के लिए चाहिए होता है। केवल आप पढ़ाई करके सोचो कि डिफेंस में चले जाओ तो डिफेंस में जा पाना फिर पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे भी हमारे देश में आईआईटी की संख्या तो ढेर सारी है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया एनडीए केवल एक ही है खड़गवासला पुणे में। तो आईआईटी से टफ हो जाता है एनडीए मेरे हिसाब से। हो सकता है सब्जेक्ट के हिसाब से तो आईआईटी ज्यादा टफ है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन एनडीए में ज्यादा टफ होता है। मैं उन बच्चों के लिए सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चे 11th-12th में आने के बाद थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर उसके बाद उनको समझ में नहीं आता कि उनको करियर प्लानिंग कैसे करनी है, तो आप उनके लिए थोड़ा सा कुछ मोटिवेट करिए। देखिए, बच्चा कभी डिप्रेस नहीं होता है जी, बच्चे के पेरेंट्स डिप्रेस हो जाते हैं। बच्चा हर फील्ड में कहीं भी, हर बच्चा पढ़ने में ही अच्छा हो या हर बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो, ऐसा संभव नहीं है। बच्चे का मन कुछ और कहता है, पेरेंट्स समाज कुछ और बनाना चाहती है, बिल्कुल, तब वो बच्चा फिर डिप्रेशन में आ जाता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों पे ये दबाव नहीं देने चाहिए आपको डिफेंस में जाना है या आपको आईआईटी में जाना है या आपको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। इसलिए डिफेंस देखिए, म्यूजिशियन है आप तो म्यूजिक के लिए भी पोस्ट निकलती है, सेना में आप लड़ाई लड़नी है उसके लिए भी, इंजीनियर बनना है तो उसके लिए भी डिफेंस में सीटें आती हैं, डॉक्टर बनना है तो उसके लिए भी है आपका। तो जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहे उसे जाने देना चाहिए, उस पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। अगर दबाव नहीं बनाया जाता है तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा डिप्रेशन में आता है। उम्मीदें, हर बच्चा यूनिक होता है,
हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, उसको जो करता है बस उन्हें टेक केयर लेने की जरूरत होती है, अच्छा से गाइडेंस उन्हें देना होता है। वो जिम्मेदारी केवल संस्था की या स्कूल की नहीं होती है, सबसे पहले वो जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। और माँ बाप अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी अनावश्यक दबाव बच्चों पे बना दिया जाता है। तो अगर वो दबाव ना बनाया जाए तो मेरे हिसाब से बच्चे कभी डिप्रेशन में नहीं आएंगे। मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ आपके पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर्सनल मेरा कुछ नहीं है। तो मेरा सवाल ये था कि आपने जब शुरुआत की जी, तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी थी, आप भी किसी और क्षेत्र में जा सकते थे, चाहे तो आप अगर प्रशासनिक सेवा में जा सकते थे, लेकिन फिर आपने ये चुनाव क्यों किया कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को आगे प्रेरित करेंगे, कोचिंग संस्थान चलाएंगे और उसमें हम सारे बच्चों को एक साथ लेके चलेंगे, तो ये सारी चीजें क्यों? देखिए, हाँ ये बात था कि मैंने जैसे पहले क्वेश्चन के आपके आंसर में मैंने बोला कि सैनिक स्कूल से जुड़ा होने की वजह, बचपन से जवान सैनिक स्कूल में होने की वजह से डिफेंस हमेशा से मुझे अट्रैक्ट करता रहा। उसके बाद मैं आईआईटी में एक सफल कैरियर बनाया, आईआईटीएंस ढेर सारे आईआईटीएंस बनाए, लेकिन वो कीड़ा कहीं ना कहीं बुला रहा था, तो वो बार बार बाहर निकलने को आ रहा था। तो उसके अलावा तो मैंने बोला कि एनडीए एक बार दिया, वहां से एसएसबी से रिजेक्ट होने के बाद फिर और नहीं कि बस पढ़ाना ही है मुझे, उसके अलावा और कभी मैंने कुछ सोचा भी नहीं, ना मैंने कोई एग्जाम ही दिया। आज तक मैंने एनडीए के अलावा कोई एग्जाम नहीं दिया है। अच्छा, तो जिस तरह से आपने सोचा अपने माइंड में कि चलो ठीक है आगे बढ़ना है हमको इसी क्षेत्र में, तो आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे हों तो आप उनको प्रशासनिक सेवा में ले जाएं, उसमें शायद ज़्यादा ग्लैमर मिलता है, अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा ऐसा नहीं सोचना है जी। ग्लैमर ज्यादा डिफेंस में, एनडीए का ऑफिसर्स ज्यादा ग्लैमरस होता है मोर देन डीएम जी, मेरे हिसाब से। हो सकता है सब लोग मुझे इत्तेफाक ना रखें, लेकिन अगर मैं आपसे यही सवाल पूछ दूं, आपको ग्लैमरस कौन ज्यादा लगता है, एक डीएम आ जाए और एक कैप्टन आ जाए? जी, सबसे पहले मेरे लिए देश के लिए दोनों कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वहाँ पे सेवा कर रहा है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और उसके आगे मैं किसी को नहीं समझता। जी बिल्कुल, वही मेरा भी कहना है कि जितने भी देश के नागरिक हैं उनका देश के में योगदान है कहीं ना कहीं। जितने आईएएस ऑफिसर्स के हैं, आईपीएस के हैं, पॉलिटिशियंस के हैं, डॉक्टर्स के हैं, इंजीनियर्स के हैं, वो सब भी देश सेवा कर रहे हैं। लेकिन फौजियों को एक सुख जरूर प्राप्त होता है, उन्हें देश सेवा करने का डायरेक्ट मौका मिलता है। बिल्कुल, यही अंतर है दोनों में, बाकी तो देश सेवा सब लोग ही कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। ये एक बेसिक सवाल है कि हर एक इंसान का अपना एक पैशन होता है, तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपका पैशन क्या था बचपन से, जिसको आप आज भी फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या छोड़ दिया आपने जिम्मेदारियों के आगे? ईमानदारी बरतूं या ना? ईमानदारी बरती। तो रुक जी, एक तो क्लास 9 की बात से है, मैं मैथ्स में फेल कर गया था। अच्छा, तो बड़े भैया ने हमारी बहुत पिटाई की थी। अच्छा, तब से मैथ्स ही मेरा पैशन बन गया। अरे वाह। और दूसरा एक थोड़ा शौक की बात कहें, पैशन की बात, तो सिंगिंग कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। आज भी जब मौका मिलता है, भले बेसुरा गाऊं, लेकिन गाने की कोशिश जरूर करता हूँ। तो सर एक अंतरा हम आपसे सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे भाई? सर आप जो गा दे हम उसको सुन लेंगे। चलिए कोशिश करता हूँ जी। नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो, नैनो की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब ये टैलेंट आपने छुपा के रखा था। ये बच्चों के बीच में कभी गाते हैं कि नहीं आप? मूड कभी साल में एक आध बार, बच्चे जिनको पुराने बच्चे आ जाते हैं पता होता है, तो कभी कभी 2-4 लाइन गाना भी होता है। अच्छा, आपने काफी बैचेस पढ़ाए होंगे, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे हमारा एक आंतरिक जुड़ाव हो जाता है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? अगर कहें तो हर बच्चे मेरे अपने हो जाते हैं जी। एडमिशन लेने के बाद हर बच्चे अपने ही हो जाते हैं। उसमें कुछ बच्चों से वाकई ज्यादा लगाव हो जाता है, बाकी एक बाप 2 बच्चे में कोई फर्क तो नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर बच्चे ही हमसे जुड़े होते हैं। आज भी पुराने बच्चे जो 20 साल 25 साल पहले पढ़ करके आईआईटी निकाले थे, आज भी वो आते हैं। और डिफेंस वाला चूंकि इधर 7-8 सालों से चल रहा है, तभी तो उस उम्र तक बच्चे नहीं पहुंच पाए हैं,
लेकिन जो IITians हैं वो अक्सर आते हैं। अब तो उनका बच्चा भी पता चला 11th में आ गया है, तो जुड़ाव तो रहता है और जीवन भर वो रहेगा ही रहेगा। एक टीचर को सबसे ज्यादा खुशी तभी मिलती है जब बच्चा सेलेक्ट होकर के पैर आके छूता है, सर मैं सेलेक्ट हो गया, मैं चयनित हो गया, मैं IIT में हो गया, मैं NDA में हो गया, मैं एयरफोर्स में हो गया, तो लगता है कि शायद जन्म मेरा सफल हो गया। नहीं, आपने बहुत सारे बच्चों को बहुत बड़ा योगदान दिया है अपने पूरे जीवन का, उसके लिए मेरी पूरी टीम आपका आभार व्यक्त करती है। और साथ साथ में मैं ये चाहूँगा कि आप कुछ चंद लाइन बोल दें जो हमारे बच्चों के लिए, जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए वो लाइन थोड़ा सा लगे कि हाँ सर ने ये लाइन हमारे लिए बोला है। जी जरूर। और गीत के माध्यम से ही मैं जनता को एक बात कहना चाहूँगा, दुविधा को दूर भगाएं, ऐसी कौशलता प्रदान करें, देश ऋणी हो जाए आपका, ऐसा कुछ परिणाम दिखे, मेहनत हम करेंगे, बस आपका थोड़ा सा योगदान रहे, दम तब तक नहीं लेंगे जब तक आपको राष्ट्रीय सम्मान मिले। इसी मकसद से चले हैं कि हम युवा देश का नाम करें, और सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी की बस एक ही ख्वाहिश है, हर घर से फौजी एक महान मिले। उम्मीद करता हूं कि ये चाहत मेरी या सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी की यही चाहत है कि हर घर से फौजी महान मिले। और आप मेरे दर्शक जो हैं, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये मेरी चाहत को जरूर पूरा करेंगे। क्या बात है सर, कसम से मजा आ गया। मतलब आपने जो लाइन बोली, मुझे उम्मीद है कि बच्चों को भी ये लाइन बहुत पसंद आएगी, और मैं आपको अपने तहे दिल से फिर से धन्यवाद करता हूँ। सर मेरा एक अंतिम सवाल आपसे ये है, जिस मकसद से मैं आपके साथ बैठा हूँ, कि जो बच्चे चाहते हैं कि वो डिफेंस में बहुत अच्छा करें और कहीं ना कहीं पैसे की वजह से वो रुक जा रहे हैं, कहीं दब जा रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि सोल्जर डिफेंस एकेडमी किस तरह से उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेगी। जी, बड़ा अच्छा सवाल है रुक जी आपने पूछा है। कि जैसा मैंने पहले भी बोला कि डिफेंस में एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे ही जाते हैं, और उनके साथ परेशानियां कहीं ना कहीं होती है। तो कई तरीके से सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी यहाँ में वो ज्वाइन कर सकते हैं। एक नेशनल लेवल का टैलेंट हंट प्रोग्राम होता है, टैलेंट सर्च प्रोग्राम होता है, उसके थ्रू वो हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ अच्छा परफॉर्म कर करके 100% तक स्कॉलरशिप वो पा सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई परेशानी हो तो बिल्कुल निसंकोच आकर के उस संस्था में बता सकते हैं। तो जहाँ तक संभव होगा उन्हें उनकी मदद की जाएगी। पहले भी सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी मदद करती रही है और आगे भी भविष्य में मदद करती ही रहेगी। तो पैसे की वजह से उनकी पढ़ाई तो नहीं रुकेगी, ये मैं आपको वादा कर सकता हूँ। आपने इतना कह दिया सर, यही बहुत बड़ी बात है हमारे देश के युवाओं के लिए। वैसे भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं आपको देख के बहुत प्रेरित हुआ, और मैं बस आपके लिए कुछ चंद लाइनें बोलना चाहूँगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ये ऐसे ही व्यक्तित्व हैं आप, तो मैं आपको नमन करता हूं। और इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, अलविदा लेता हूं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद रुद्र जी, और दर्शकों को भी जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही ये हम लोग का कारवां चलता रहेगा, और भी लोग मिलते रहेंगे और कारवां आगे बढ़ता रहेगा। जय हिंद। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसलिए नहीं कि आप हमारी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, इसलिए कि हो सकता है कि ये वीडियो उन बच्चों के काम आ जाए जो शायद अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं पैसों की वजह से वो मात खा जा रहे हैं। तो मैं बस आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और जिन बच्चों को तकलीफ है इस डिफेंस को लेकर, वो सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी हमेशा उसके लिए खुला रहेगा। वो वहां पे आएं और अपनी बातों को रखें। यकीनन सर इतने अच्छे हैं कि ये उनकी मदद जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।